की क्लास मिसिंग तो नहीं है किसी की? कल काफ़ी लोग थे नहीं, ऑफलाइन में भी कम थे और ऑनलाइन में भी पूरे नहीं थे। वो ठीक है, वो कोई इशू था, ये थोड़ा करना पड़ता है कभी कभी, कोई नहीं। फिर भी रिकॉर्डिंग तो डाल दी होगी ना? रिकॉर्डिंग डाल दी होगी, ठीक। चलो कल से आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, कल का टॉपिक देखो, लास्ट क्या हो गया था? डेप्रिसिएशन। ओके, डेप्रिसिएशन की एक मेथड की एंट्रीज मैंने आपको लिखवा दी है ना। आज लिखिए मेथड सेकंड। मेथड सेकंड हेडिंग लगवा दिया था क्या सेकंड का? नहीं, लिखिए मेथड सेकंड। बहुत काम आएगी आपकी, दोनों कैश फ्लो में बहुत काम आएगी, और अभी भी कहीं भी फाइनल अकाउंट में भी आप उलझोगे नहीं। लिखिए मेथड सेकंड। इफ fixed asset account is maintained, if fixed asset account is maintained at original cost, if fixed asset account is maintained at original cost, ये सेकंड मेथड। कल हमने लिया था इफ फिक्स असेट अकाउंट इज मेंटेन्ड एट WT। तो आप डेप्रिसिएशन की एंट्री जो पास किए जा रहे थे, डेप्रिसिएशन को डेबिट करके आप असेट को क्रेडिट कर रहे थे, हर एंट्री के साथ असेट डाउन होते जा रही थी। कोई बिजनेसमैन कहता है साहब हमें तो फिक्स असेट अकाउंट को कम करना ही नहीं। बैलेंस शीट में दिखाएंगे तो चाहिए डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड मैनर में, क्यूमुलेटिव मैनर में माइनस करके बता देंगे, बट लेजर अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट पे बनाएंगे। और ताज जिंदगी जब तक हमारा बिजनेस चलेगा, हम हमारी फिक्स असेट में डेप्रिसिएशन की एंट्री कभी क्रेडिट में डालेंगे नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट पे चलेंगे। अब अकाउंटेंसी कहती है यदि आप किसी फिक्स असेट के डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स असेट करना नहीं चाहते हो, और डेप्रिसिएशन आपको डेबिट करना ही करना है, वो तो खर्चा तो चार्ज होगा ही, और असेट को क्रेडिट करना नहीं चाहते तो ऐसा करो, प्रोविजन बनाओ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसको सालों साल चलने दो। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे प्रोविजन का अकाउंट बढ़ता जाएगा। यदि SLM बेस्ड डेप्रिसिएशन हुआ और आपने 1 लाख रुपए की कोई मशीन खरीदी, आप यदि 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन हर साल का चार्ज करोगे 20% SLM, तो 20,000 20,000 20,000 5 साल में जाके आपका प्रोविजन 1 लाख पे आ जाएगा। 5 ईयर के बाद में आपकी असेट की ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 1 लाख, आपकी असेट ऐसा फुली डेप्रिसिएट हो चुकी होंगी। प्रोविजन अकाउंट आपके असेट के साथ रहेगा। जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन में असेट जिंदा रहेगी, प्रोविजन साथ में रहेगा। जिस दिन असेट जाएगी, अपने प्रोविजन को अपने साथ ले जाएगी। ये को बोल देंगे मैं ये सिस्टम, कर या तो 400 रुपए। ठीक है। अब हमें यहाँ पहले एक बार एंट्री उतार लेनी चाहिए, क्योंकि एंट्रीज काम आएगी बाद में, और ये टॉपिक आपके यहाँ FA में कहीं ना कहीं काम आए नहीं आए, आपके उधर कंपनी अकाउंट्स में बहुत काम आएगा एडवांस में, जब आप कैश फ्लो फाइनल अकाउंट पढ़ोगे। क्योंकि इंडियन कंपनीज एक्ट में तो कंपनीज की फिक्स असेट की अकाउंटिंग होती इसी मेथड में, बिल्कुल ओरिजिनल कॉस्ट पे होती। आज आप इंडिया की कोई भी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट की स्टडी कर लें, एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लें नेट से, और उसमें जाके बैलेंस शीट देखें, बैलेंस शीट में फिक्स असेट की शेड्यूल मिलेगी, नोट्स मिलेंगे पीछे,
और वहां जाके देखोगे तो पूरा एक पेज मिलेगा फिक्स असेट, 12 कॉलम, उसमें असेट्स की ओरिजिनल वैल्यू, आज तक का डिप्रिसिएशन, नेट वैल्यू, 12 कॉलम मिलेंगे पूरे। उसको फिक्स असेट की ब्लॉक शीट कहते हैं। और ओरिजिनल कॉस्ट, आपको ये पता लग जाएगा कि इस कंपनी ने जिस दिन से बर्थ लिया, इनकॉर्पोरेशन हुआ, तब से आज तक इस कंपनी ने फिक्स असेट में कितना पैसा लगाया ओरिजिनली, और आज तक असेट पे कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है पिछले सारे सालों में, और आज इस कंपनी की असेट्स की नेट वैल्यू कितनी है। इतनी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होती है ये मेथड, बहुत इंफॉर्मेशन देती है। इसलिए रियल लाइफ में दुनिया में कंपनियां तो इसी मेथड को यूज़ करती, प्रोप्राइटरी पार्टनरशिप फर्म दोनों में से कोई भी चूज कर लेती है, ज़्यादातर पहली मेथड यूज होती है। आप लोग 11th में जब फाइनल अकाउंट पढ़े थे तो आपने पहली मेथड का ज़्यादा यूज किया, वहाँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बहुत कम सुना होगा, पढ़ा होगा। चलिए अब जनरल एंट्रीज लिखिए। जनरल एंट्रीज स्टार्ट करें। नंबर 1, पहली एंट्री, व्हेन फिक्स असेट परचेज्ड, जब फिक्स असेट खरीदी जाती है, परचेज की जाएगी। व्हेन फिक्स असेट परचेज्ड, एंट्री लिखिए, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, टू कैश एंड बैंक, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। सामने अमाउंट में लिख दें परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट, फिक्स असेट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, सामने अमाउंट में लिख दें परचेज कॉस्ट, नरेशन भी वही लिख दें, बीइंग फिक्स असेट परचेज्ड, बीइंग फिक्स असेट परचेज्ड, फिक्स असेट खरीदी गई। हो गया। सेकेंड एंट्री, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में, ईयर एंड पे। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री में चेंज है। कल आपने सेकंड नंबर की एंट्री की थी डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट। आज डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट नहीं होगी, डेप्रिसिएशन तो डेबिट होगा, ये तो तय है। प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा, और आपकी फिक्स असेट कभी भी क्रेडिट नहीं होगी, ओरिजिनल भी बनी रहेगी हमेशा। बेचोगे तब का तब देखेंगे। तो अभी एंट्री ईयर एंड में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, नरेशन लिख दें, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स असेट, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड असेट। असेट का जो नाम हुआ करेगा, मशीन, प्लांट, बिल्डिंग, कोई इक्विपमेंट, कोई व्हीकल, जो भी होगा उस समय नाम लिखा जाता है। डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स असेट हो गया। एंट्री नंबर 3, अगेन लिखिए एट द एंड ऑफ ईयर। एंट्री नंबर 3, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, एंट्री लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। नरेशन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L अकाउंट, अमाउंट तो वही हो जाएगी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज टू P&L अकाउंट। और ये जो दो एंट्री आपने अभी करी है, सेकंड और थर्ड, इनका अमाउंट होगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है। अब कल की 3 एंट्री देखो और आज की 3 एंट्री देखो। कल की पहली एंट्री और आज की पहली एंट्री में कोई फर्क है क्या? कल की सेकंड एंट्री और आज की सेकंड में है डिफरेंस। कल आपने डेप्रिसिएशन टू असेट किया होगा, आज डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन किया है। फिर थर्ड एंट्री P&L वाली देखो सेम है, तो एक ही एंट्री तो चेंज हुई ना केवल।
लेकिन सेकंड नंबर एंट्री होने से आपका नया अकाउंट जनरेट हो गया ये प्रोविजन, बिल्कुल। और ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ईयर बाय ईयर बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। उसी को कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड शुद्ध हिंदी में इकट्ठा, एकत्रित। जो क्यूमुलेटिव होता है उसको एक्यूमुलेटेड बोलते, ठीक है। अब यदि कल की चौथी एंट्री देखो, कहीं की करी थी हमने, बेचने की थी ना। चलो नंबर 4, व्हेन फिक्स असेट सोल्ड। व्हेन फिक्स असेट सोल्ड, जब फिक्स असेट बेची गई, सेल करी गई। अब कल आपको एंट्री तो मैंने लिखवा दी थी और बता भी दिया था, याद हो तो, अकाउंटिंग और इनकम टैक्स का फंडामेंटल बताया था, छोटा सा ध्यान हो कि इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन समय के आधार पर नहीं लगता है। इनकम टैक्स वाले बड़े अजीब ढंग से चलते हैं। यदि आज 23 सितंबर है और आपने इस साल अप्रैल से 23 सितंबर तक असेट यूज लेके बेची, अकाउंटेंसी कहेगी आज तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और आज 23 दिन सितंबर, 5 महीने और 23 दिन का डेप्रिसिएशन लगेगा। इनकम टैक्स कहता नहीं लगेगा। आप ड्यूरिंग द ईयर कभी भी असेट बेच दो, उस साल का डेप्रिसिएशन ही नहीं मिलता। और ड्यूरिंग द ईयर नहीं खरीदो और 180 दिन से ज़्यादा यूज करो तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिलेगा, और 180 दिन से कम यूज करोगे तो 6 महीने का मिलेगा। बड़ा अजीब फंडा इनकम टैक्स का, समय की परवाही नहीं करते वो लोग। अकाउंटेंसी बिल्कुल डे टू डे चलती है कि आज असेट बेचे तो आज तक का डेप्रिसिएशन लगेगा, दिनों में गिन के। इसलिए हम यहाँ अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं। और अकाउंटिंग का एक रूल, जब भी कोई असेट आपके ऑर्गेनाइजेशन से जाएगी किसी भी कारण से, चाहे वो बेची जाए, चाहे वो डैमेज हो जाए, चाहे वो एक्सचेंज हो जाए, चाहे कोई छीन ले, फॉरफिट कर लें, जैसे हायर परचेज पढ़ेंगे हम, उसमें फॉरफीचर आएगा, रिपोजिशन, और चाहे कुछ भी हो जाए, असेट जब ऑर्गेनाइजेशन से जाएगी तो उस दिन तक का डेप्रिसिएशन लगवा के जाएगी। इसलिए आपको पहले तो डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी है। अब कल की देखो एंट्री क्या करी थी चौथे नंबर पे। अच्छा, अरे यार क्या हो नहीं, कुछ आया तो है लिखा, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल ब्लॉक सम फीचर्स ऑफ दिस ऐप। आप लोगों को आ तो रहा है भाई, सुनाई ऑनलाइन? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. अब आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करो पहले, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, यही एंट्री कर दो वापस, सामने पड़ी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। चौथे नंबर पे लिखा क्या पहले, व्हेन फिक्स असेट इज सोल्ड। हेडिंग तो वही है कल वाला, जब कोई फिक्स असेट बेची जाएगी तो बेचने के दिन तक का उसका डेप्रिसिएशन लगेगा पहले। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, नरेशन लिख दें, being depreciation charged on asset sold, being depreciation charged on asset sold, comma, up to the date of sale, up to the date of sale, SALE, बेचने के दिन तक का, being depreciation charged on asset sold, कॉमा अप टू द डेट ऑफ सेल। अब देखो कल भी एंट्री तो हमने करी थी, लेकिन कल की एंट्री में फर्क था। कल थी डेप्रिसिएशन टू फिक्स असेट, है ना। अब इसके बाद कल आपने फिक्स असेट बेची, जब क्या एंट्री करी थी, कैश एंड बैंक डेबिट तो सेलिंग प्राइस, लॉस ऑन सेल यदि हो तो, टू असेट और टू प्रॉफिट ऑन सेल। आज एक चक्कर है, ये जो असेट आपने बेची है इसका आज तक का डेप्रिसिएशन भी तो इकट्ठा हो गया होगा, कौन से अकाउंट में, और ये हर साल क्रेडिट 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 होते होते ऊपर आता जा रहा था। एक मशीन आपकी ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख, 4 साल पहले खरीदी थी, हर साल उसके ऊपर 10,000 रुपये SLM डेप्रिसिएशन लग रहा था, तो 40,000 तो वो लग गया। और आज बेचा मिड ऑफ द ईयर, चलते साल के बीच में, तो 5 और लग गया होगा। अब तक इस बेची गई असेट का प्रोविजन कितना इकट्ठा हो गया, 45,000, 45,000।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था जब कोई असेट जाएगी ना ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोविजन अपने साथ में ले जाएगी लपेट। अब प्रोविजन जब जब आप क्रेडिट कर रहे थे तब तो बढ़े जा रहा था, अब इसको खत्म करना है तो ये डेबिट होगा और असेट आपकी क्रेडिट हो जाएगी अपनी ओरिजिनल कॉस्ट। अब कल की एंट्री यदि आप देखो तो कैश एंड बैंक डेबिट के सामने सेलिंग प्राइस, लॉस ऑन सेल के सामने अमाउंट ऑफ लॉस, टू फिक्स असेट के सामने WDV या बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट, वो थी डेप्रिसिएटेड वैल्यू, डेप्रिसिएशन घटाने के बाद। आज वाले में ओरिजिनल कॉस्ट आएगी, क्योंकि आपने असेट पे डेप्रिसिएशन में कम तो किया ही नहीं ना कभी, ओरिजिनल कॉस्ट पर, लेकिन प्रोविजन डेबिट होगा तो आमने सामने तो नेट हो जाएगा ना। ये अकाउंटेंसी है, मैथ से और कुछ नहीं है। आप क्वेश्चन करोगे तो हाँ सर बात तो सही है, दोनों में सेम, इंपैक्ट में कोई फर्क नहीं है, P&L पे सेम डेप्रिसिएशन जा रहा है, बैलेंस शीट में सेम प्रेजेंटेशन है, फायदा नुकसान भी वही होगा। ऐसे मेथड बदलने से यदि प्रॉफिट लॉस बदलता तो सबसे कम जिसमें लॉस आता, सबसे ज्यादा जिसमें प्रॉफिट आता, वो मेथड जिंदा होती। इम्प्लीकेशन दोनों का सेम है, इसलिए दोनों मेथड ऑल्टरनेटिव है, आइदर और कोई से भी यूज कर लो, बात तो एक ही है। अब आप एंट्री करोगे बेचने की और कंपोजिट एंट्री होगी लंबी चौड़ी। चलिए मैं एंट्री लिख देता हूँ बोर्ड पे, इसी में दूसरी एंट्री लिख दो, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट सामने लिख दें सेलिंग प्राइस, कैश एंड बैंक डेबिट सेलिंग प्राइस। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मैं डेप्रिसिएशन शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप चाहो तो फुल फॉर्म में लिख देना भी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और इसके सामने लिखें ये देखो सामने क्या लिखा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ असेट सोल्ड, जो असेट बेची उसका आज तक का डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड होता है इकट्ठा, क्यूमुलेटिव। अब एक लाइन खाली छोड़ दें कल की तरह, क्योंकि डिफरेंस डेबिट में क्या आ सकता है, लॉस ऑन सेल, उसकी जगह छोड़ दें, बाद में आएंगे वापस लौट के। तो एक लाइन मार्जिन छोड़ के लिखिए टू फिक्स असेट अकाउंट, इसके सामने लिख दें ओरिजिनल कॉस्ट। अब जरा कल की एंट्री में और आज के एंट्री में प्रॉफिट लॉस तो अभी पेंडिंग है, उसके अलावा देखो क्या फर्क हुआ। कल ये नहीं था ना, आज है, और कल यहाँ अमाउंट कौन सी थी, अब आज इन दोनों को नेट करो तो बात तो एक ही है ना। यदि वो ओरिजिनल असेट 1 लाख की है और आज तक 45 डेप्रिसिएशन लग गया, तो 1 लाख में से 45 गया तो 55 नहीं रह गया, और कल वाली एंट्री में आएगा ही 55 ही है, क्योंकि प्रोविजन था ही नहीं कल, वो सालों साल घटते ही आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब डेबिट में क्रेडिट में जो बैलेंसिंग फिगर बचेगा, या तो लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट, सामने अमाउंट ऑफ लॉस, या फिर टू प्रॉफिट ऑन सेल, सामने अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब इस एंट्री के माध्यम से इतना ध्यान रखना, जब तक कोई असेट ऑर्गेनाइजेशन में काम आती रहती है, उस पर प्रोविजन बनता रहता है, डेप्रिसिएशन डेबिट होता रहता है, प्रोविजन क्रेडिट होता रहता है। जब वो असेट जाती है तो अपने आज तक के प्रोविजन को साथ में ले जाती है, डेबिट करा के ख़त्म करा जाती है, और खुद चली जाती है वो अलग। अब असेट तो क्रेडिट हुई है ओरिजिनल कॉस्ट से, डेप्रिसिएशन डेबिट हो गया, प्रोविजन उससे एक्यूमुलेटेड से, ये एंट्री है पूरी। अब ये बात अलग है कि लॉस या प्रॉफिट में से तो कोई एक होगा, दोनों थोड़ी होंगे। नरेशन being fixed asset sold
being fixed asset sold and profit oblique loss on sale, being fixed asset sold and profit oblique loss on sale recognized. Profit oblique loss on sale recognized. डन। अब ये जो प्रॉफिट या लॉस है इसको पीएनएल में भी तो भेजा था कल, तो नीचे नेक्स्ट एंट्री देखो, पांचवी क्या थी कल, लिख दो एट द एंड ऑफ ईयर। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल, वही कल वाली एंट्री कर दो सेम, उसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा ना, सेम ही एंट्री होगी। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन सेल और प्रॉफिट ऑन सेल टू पीएनएल, नरेशन भी वही लिख दें, बीइंग प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल ट्रांसफर टू पीएनएल। डन। ये अकाउंटिंग, अब ये दो मेथड, ठीक है। अब हम आज फिक्स एसेट की ये दोनों मेथड पढ़ने के बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर बाहर वाली बातें वापस, जैसे हमने पहले आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, अनएर्न्ड, प्रीपेड पढ़ लिए थे, एंट्रियां कर ली थी, क्वेश्चंस कर लिए थे, और बाद में ट्रायल बैलेंस के यदि अंदर आइटम है बाहर है तो इसका मतलब क्या है, क्यों है वो, क्या करना चाहिए, अब वो बातें इसमें भी लागू होती हैं। और इसमें दोनों मेथड को काउंट करें तो चार मामले बनते हैं, चार अलग अलग सिचुएशन बनती है कि कभी ट्रायल बैलेंस में ये दिया है, बाहर ये दिया है, कभी अंदर ये दिया है, बाहर ये दिया है, वो अंदर बाहर की बातें चार बनती है टोटल, और चारों की नॉलेज होनी चाहिए। आपके एफए में भी काम आएगी, उधर आप बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पढ़ोगे एडवांस में, फाइनल अकाउंट पढ़ोगे कंपनी के, हमेशा काम आएगा ये। आपको याद रहेगा कि हमने एफए में पढ़ लिया, चलो अब यहाँ फ्री हो गया, इसलिए मैं यही कवर कर रहा हूँ ताकि आपके एडवांस में भी क्लियर हो जाए। आप पहले हेडिंग लगाओ, एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, adjustment of depreciation, adjustment of depreciation given outside, adjustment of depreciation given outside or inside, given outside or inside the balance sheet, outside or inside the balance sheet. सॉरी, ट्रायल बैलेंस में बैलेंस शीट भूल गया, दोबारा सुन लो। एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन आउटसाइड और इनसाइड द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट गलती से भूल गया, हो गया। अब देखो फिर वही, जैसे हमने अभी 2 दिन पहले एक्रूड, अनएर्न्ड बाहर अंदर लिए थे ना, ढंग से समझना और सोच के जवाब भी देना। मैं पूछूंगा पहले आपसे कि ऐसा क्यों है। पहली बात, यदि आपको एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, एज ऑन 31 मार्च 22, और इस ट्रायल बैलेंस में डीआर और सीआर में
यदि एक ट्रायल बैलेंस में आपको इस तरह से प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, अब ट्रायल बैलेंस के मैं 100% आइटम नहीं ले रहा हूँ, मैं खाली एक अपने काम का जो आइटम है वो मैंने रख दिया आपके सामने। और अब ट्रायल बैलेंस मान लीजिए टोटल हैं टोटल जो भी हो, और ट्रायल बैलेंस और मैंने खाली एक प्लांट मशीन का आइटम लिया बस, बाकी सारे खर्चे इनकम असेट लायबिलिटी नहीं लिए, अपने काम का आइटम है। और अब अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड on plant and machinery at the rate of 20% on WDV, ये लिखा हुआ है। अब सोच समझ के जवाब देना। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रख दिया है, ट्रायल बैलेंस बना दिया, उसमें खाली एक आइटम रख दिया प्लांट मशीन। ट्रायल बैलेंस के बाहर मैंने एक डायरेक्शन, एक इंस्ट्रक्शन, एक अदर इंफॉर्मेशन रख दी। देखो पढ़ो, है ना, टू बी चार्ज्ड ऑन प्लांट एंड मशीन ऑन WDV। अब मैं पहला क्वेश्चन आपसे ये करूंगा, ये जो प्लांट एंड मशीन ट्रायल बैलेंस में पड़ी है, बिजनेस सालों से चलता आ रहा है, क्या वो 10 लाख रुपए जो मैंने रखे हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट है या पिछले सालों से लाई गई WDV? कैसे पता लगा? इसका मतलब या तो मैं SLM भी कर दूं अभी और बाहर दे दूं SLM इतने का, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, इससे पता। यस, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है क्वेश्चन। आज पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स फिक्स कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं या फ्लैक्चुएटिंग, कैसे पता लगता है? पढ़ा होगा कभी पार्टनरशिप? पार्टनरशिप फर्म में फर्म की बैलेंस शीट देख के ये कैसे पता लगता है कि पार्टनर्स आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल? यदि क्वेश्चन में करंट अकाउंट मौजूद हैं, दे आर मेंटेनिंग फिक्स कैपिटल्स। ऐसे यहाँ पे क्या अभी आपको ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नजर आ रहा है? इसका मतलब पहली वाली मेथड यूज हो रही, WDV वाली मेथड लगाने का। नीचे तो SLM भी लिख सकता हूँ और नीचे कह दूँ प्लांट मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट इतने रुपए की, SLM पे लगो। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन नीचे है, अकाउंटिंग मेथड के बारे में सोचो। यदि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नजर नहीं आ रहा है, ट्रायल बैलेंस में नहीं है, मीन सेकंड नहीं है, कल वाली मेथड जो हमने पढ़ी वो यूज्ड है। और अब कल वाली मेथड यदि यूज्ड है और आपको डेप्रिसिएशन बाहर लिखा है कि इतना चार्ज करना है, तो वो WDV है ऊपर 10 लाख, और ये WDV पीछे से लाई गई है। अब ये प्लांट मशीन आज के 2, 3, 4, 5 साल पहले पता नहीं कितने में खरीदी, मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन हर साल का डेप्रिसिएशन इसमें से घटता आ रहा होगा। और हर साल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होती आ रही होगी? डेप्रिसिएशन टू प्लांट मशीन और P&L टू डेप्रिसिएशन। प्रोविजन तो नहीं बन रहा था ना, आज नीचे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन इस साल का 21-22 का डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करना है। तो 10 लाख का 20% कितना हुआ? 2 लाख, है ना। 2 लाख की एंट्री क्या करोगे? अब डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीन करोगे ही करोगे। और फिर दूसरी एंट्री क्या होगी? P&L टू डेप्रिसिएशन। तो P&L में कितने रुपए जाएंगे? 2 लाख। 2 लाख है ना। अब बैलेंस शीट में प्लांट मशीन कैसे दिखाओगे? 2 लाख सर डिडक्ट करके। प्लांट एंड मशीन इनर कॉलम में 10 लाख, लेस डेप्रिसिएशन 2, आउटर में 8। ये पहला केस है। अब ये धीरे धीरे बढ़ेगा, आप ढंग से देखिए। ये पहला केस मैं कॉपी में लिखवाता जाऊंगा। सिचुएशन आपके सामने, और आप चाहो तो ये छोटा सा ट्रायल बैलेंस 2-3 लाइन का, ये नीचे ऐसे सीन क्रिएट करते जाओ आप, तो आपको आगे ध्यान भी रहेगा पहचान कैसे होती है। 4 बार अभी इस सीट को मैं 4 बार चेंज करूंगा, इसमें और भी आइटम डालूंगा बीच बीच। अभी मैं उस पर आऊँगा। अभी बोला ना 4 के पहला है ये। और आपकी छोटी क्लासों में ज़्यादातर यही कवर होता है, 11वीं क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन यही होते हैं। अभी मैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ 4 स्टेज पे जाएंगे हम।
हो गया। बात है पहचानने वाली। यदि क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस आपको जितना बड़ा भी दिया हुआ है, अंदर कोई भी असेट की वैल्यू गिवन है और ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन यदि नहीं है, सिंपल सी बात है, इसका मतलब उस असेट को आप WDV पे मेंटेन करते हुए आ रहे हो हर साल, और हर साल एंट्री होती हो रही होगी डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीन, डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर, डेप्रिसिएशन टू इक्विपमेंट, ऐसे। और इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का इंफॉर्मेशन ट्रायल के बाहर है। इसका मतलब इस साल का डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज आपको करना है, और आपको करना है तो एंट्री तो 2 बनेगी। अब एंट्री में आज दोबारा नहीं लिखाऊंगा, एंट्री 2 बनेगी, पहली वाली मेथड वाली। अब पहली वाली मेथड में डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीन, यही होगी। दूसरी वाली एंट्री P&L टू डेप्रिसिएशन, है ना। तो हम एंट्री नहीं लिख के 2 लाइन लिख देंगे कि इन दिस केस डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज टू P&L एंड द डेप्रिसिएशन विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन इन बैलेंस शीट। जैसे अभी 10 लाख पे डेप्रिसिएशन बना 2 लाख, 2 लाख तो P&L में चार्ज होगा, और वही 2 लाख बैलेंस शीट में 10 में से घटा के फिर 8 लाख। ये पहला केस। छोटी क्लास में ज़्यादा केस ये कवर होता है, 99% क्वेश्चन यही आते हैं सारे। आपने जितने फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन किए होंगे, ट्रायल के बाहर लिखा हुआ रहता होगा, इतना डेप्रिसिएशन लगाओ, उस टाइप लिखो। इन दिस केस, लाइन चेंज करके लिख देना, इन दिस केस डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2 लाख, इन दिस केस कॉमा CASH मत कर देना, इन दिस केस यानी इन दिस सिचुएशन। हमने वो बोलने में दोनों सेम लगते हैं ना, वो कुछ लोग कैश लिख देते हैं CASH। इन दिस केस मतलब इन दिस सिचुएशन, इस दशा में, कॉमा डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2 लाख will be charged to P&L account, will be charged to P&L account, and in the balance sheet, and in the balance sheet plant and machine will be disclosed in the balance sheet। दोबारा सुन लो। In this case depreciation of ₹2 lakh will be charged to P&L account, and in the balance sheet, comma, plant and machine will be disclosed at rupees 8 lakh, at rupees 8 lakh, 8 lakh will be disclosed at rupees 8 lakh, ब्रैकेट में ₹10 लाख माइनस 2 लाख। वो 8 लाख का मतलब लिख दो, 8 कैसे हुए, है ना। तो बैलेंस शीट में असेट साइड में प्लांट मशीन, इनर कॉलम में 10, लेस डेप्रिसिएशन 2, आउटर में 8। अब पहले यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है क्या? चलें आगे। अब हम धीरे धीरे सीन चेंज करेंगे और गाड़ी अगले गियर में जाएगी। अब देखना इसको मैं क्या चेंज करता हूँ, वो देखना। एक अकाउंटेंट कहता है भाई साहब मैं तो ऐसे करता ही नहीं, मैं तो ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले डेप्रिसिएशन की पहली वाली एंट्री पास कर चुका होता हूँ, ट्रायल बैलेंस में तो उसके बाद बनाता हूँ। मेरा ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है। अब यदि उसने ये डेप्रिसिएशन की 2 लाख की एंट्री कर दी होगी तो क्या एंट्री करी होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू। अब इस केस में ये डेप्रिसिएशन आपका बाहर से अंदर आ जाएगा। यस, ये डेप्रिसिएशन और ये 2 लाख। अब अभी अभी आपने एंट्री पास करी डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीन, तो डेप्रिसिएशन तो डेबिट में आ गया ना, लेकिन टू प्लांट एंड मशीन करने का मतलब क्या हुआ फिर? क्या ये 10 रहेगी या 8 रहेगी? और अब ट्रायल के बाहर कुछ नहीं है। अब इसका मतलब समझो, और अभी भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं है, अभी भी मेथड फर्स्ट ही है। अब पहले वाले मामले में, इस मामले में क्या चेंज हुआ? इसमें डेप्रिसिएशन ट्रायल के अंदर आ गया, अंदर आए तो एंट्री बन के ही आया होगा ना। पहली वाली एंट्री तो होगी ना, डेप्रिसिएशन टू प्लांट मशीन, और इस कारण से डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर डेबिट में आ गया, लेकिन लगे हाथ 2 लाख से प्लांट मशीन की वैल्यू कम कर गया। अब इस 2 लाख का क्या करोगे? P&L में जाएगा, P&L में दिखाएंगे, है ना। और अब बैलेंस शीट में 8 में से 2 घटा के दिखाओगे। क्या 2 लाख पहले से घटे हुए नहीं है? यही ध्यान रखना है बस। वही अभी 3 दिन पहले आउटस्टैंडिंग एक्रूड अनर्ड वाली बात, कि जब आउटस्टैंडिंग एक्रूड अनर्ड प्रिपेयर ट्रायल के अंदर आ गए तो एडजस्टमेंट तो हो गया ना पहले ही। अब सीधा उठा के बैलेंस शीट में भेज दो उसको,
अब ट्रायल बैलेंस में यदि डेप्रिसिएशन है तो केवल P&L में आएगा, बैलेंस शीट में दोबारा माइनस नहीं होगा। अब ये आप उतार लो और नीचे अदर इंफॉर्मेशन है नहीं कोई, अदर इंफॉर्मेशन मैंने लिखी ही नहीं कोई, जो थी वो भी हटा दी। ये देखो अदर इंफॉर्मेशन मैंने डिलीट कर दी, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। आई मीन डेप्रिसिएशन चार्ज करने का डायरेक्शन ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं है। अब ये चीजें धीरे धीरे सीखी समझी जाती है। बेटा ऑडियो बंद कर लो, किसी का ऑडियो ऑन है। हो गई नहीं, P&L वाली नहीं हुई, यही तो बात है। ट्रायल बैलेंस तो बना है ना, अभी फाइनल अकाउंट कहां बने। पहली वाली एंट्री हो गई, दूसरी वाली हमें करनी है। हाँ, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही तो P&L बनेगा ना, पहले थोड़ी बन जाएगा, सीधी बात है। अकाउंटिंग प्रोसेस में पहले आपकी जनरल एंट्री होती है, फिर वो लेजर पोस्टिंग होती है, फिर लेजर बंद होती है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनल अकाउंट बनते हैं। उल्टा कैसे हो सकता है? ट्रेडिंग P&L पहले कहां से बन गए? इसके बाद बनेगा वो। इसका मतलब एक एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन टू प्लांट मशीन, दूसरी बाकी है, दूसरी हो जाएगी। बता लिया। अदर इंफॉर्मेशन नीचे है नहीं, डैश कर दें, देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। अब लिखिए इन दिस केस कॉमा in this case comma the entry of charging depreciation has been the entry of charging depreciation has been already passed फुल स्टॉप। अब ऐसा देखते ही आपको ये ध्यान आ जाना चाहिए सर डेप्रिसिएशन की एंट्री तो हो गई, और क्या एंट्री हुई होगी? तो इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर पड़ा है ना ट्रायल में, तो इसको P&L में तो भेजना है बस। लेकिन और इधर भी तो घटा हुआ है इसमें से पहले, अब दोबारा थोड़ी माइनस कर देंगे, इसका मतलब प्लांट मशीन भी कम हो गई आपकी। तो अब लिख दीजिए डेप्रिसिएशन ऑफ ₹2 लाख, depreciation of ₹2 lakh will be charged to P&L account, and plant and machinery will be disclosed in balance sheet. Plant and machinery will be disclosed in balance sheet at ₹8 lakh, है ना। मुद्दे की बात यह है, क्या 8 लाख में से 2 और घटाओगे? ऑलरेडी घटे हुए हैं, बस कहने की जरूरत नहीं है। यदि आपका डेप्रिसिएशन ट्रायल के बाहर होता है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन टू प्लांट मशीन की एंट्री पेंडिंग होती है। यदि वो अंदर गया तो एंट्री लेके ही तो गया होगा ना अंदर, और अंदर गया तो देखो 10 के 2 टुकड़े हो गए, 8 और 2, तो टोटल तो सेम रहा ना ट्रायल बैलेंस का। ये सेकंड सिचुएशन है। अभी भी देख लो, किसी को डाउट हो तो, इंक्लूडिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कुछ बोला करो भाई प्लीज में। ऑनलाइन वाले पूछना है कुछ? यस सर। नो सर, समझ आ गया। क्लियर है? नो यस सर। यस सर। यस सर। एक बच्चे ने लिखा सर कहाँ गए? मैं यही हूँ, कहीं नहीं गया। वो बोर्ड के सामने आ जाता हूँ तो साइड में बैठ जाता हूँ इसलिए। चलो अब सुनो, मैंने अभी कहा ना थोड़ा थोड़ा गियर बदलेगा। देखो पहला जो सिचुएशन हमने लिया, अंदर 10 थे, बाहर डेप्रिसिएशन का डायरेक्शन था। सेकंड वाला सिचुएशन लिया, बाहर डायरेक्शन नहीं है, अंदर
2 और 8 2 इससे हो गए। अब तीसरी सिचुएशन आपको पहचाननी है, मैं कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रिमूव दिस और अब नीचे ला रहा हूँ वापस वही। ठीक है, अब सुनना, बाहर ये लिखा हुआ है, अंदर यहां पे देयर इज अ मेजर चेंज। अब जरा सोच के समझ के जवाब देना। और अब इस बार मैंने नीचे ये भी रख दिया है और अंदर भी है। अब समझो जरा, सिचुएशन को संभल के ध्यान दो, क्या मामला क्या है ये। डेबिट में प्लांट मशीन मैंने कर दी 15, साइड में डाल दिए 5। सोचने वाली बात कि वो 15 क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट। है वो ओरिजिनल कॉस्ट। ये मशीन जब खरीदी होगी ना, कभी 15 लाख में खरीदी होगी, आज तक उस पर डेप्रिसिएशन कितना लग चुका था? पिछले साल तक। इस साल का डेप्रिसिएशन अभी तक बाहर लिखा हुआ है, अभी तो लगाना है। ये ट्रायल बैलेंस है मार्च 22 का, तो आपका वो जो 5 लाख है वो मार्च 21 तक का है। 2020-21 तक का डेप्रिसिएशन लग चुका, 21-22 का तो बाकी है अभी, टू बी चार्ज्ड, अभी हुआ कहाँ। तो अल्टीमेटली स्पीकिंग वो 15 लाख है वो ओरिजिनल कॉस्ट है, वो 5 लाख है वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टिल लास्ट ईयर, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना अभी। अब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो एंट्री क्या बनेगी? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और वो डेप्रिसिएशन आपको 20% ओरिजिनल कॉस्ट में नहीं, तो डब्ल्यूडीवी पड़ी है ना ऊपर, सीधे सीधे नहीं दिख रही, लेकिन घटा के तो देख ही सकते हो ना। 15 - 5, 10 लाख का 20% 2। इस साल की 2 लाख की एंट्री होगी डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इससे क्या होगा? डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन कितने से डेबिट क्रेडिट हुआ? 2। पहले से कितना चल रहा है? अब इस साल को मिला के कितना हो गया? 7 लाख। और अगली एंट्री P&L टू डेप्रिसिएशन 2 लाख। तो P&L में तो डेप्रिसिएशन 2 लाख जाना ही जाना है, लेकिन प्रोविजन कितना हो गया? 7 लाख। बैलेंस शीट में असेट बताओगे, प्लांट एंड मशीन इनर कॉलम में ओरिजिनल कॉस्ट 15 लाख, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 7 लाख, आउटर में 8 लाख। बात वहीं की वहीं आ गई। P&L पे क्या असर पड़ा? वही 2 लाख। बैलेंस शीट में वही 8 लाख, ढंग अलग अलग है बस। अब एक बंदा कहता है सर मैं तो ओरिजिनल कॉस्ट पे रखता हूँ असेट, मैं कभी घटाता नहीं हूँ उसको, प्रोविजन साथ साथ चलता है। हाँ, बैलेंस शीट में मैं दोनों को नेट करके बताता हूँ, लेकिन मेरी फिक्स असेट और मुझे बैलेंस शीट में पता लग जाती है कितने की खरीदी थी। पहली वाली मेथड में पता नहीं लगता, पता नहीं कब कितने की खरीदी, इंफॉर्मेशन का फर्क। ये आपका थर्ड सिचुएशन। अब इसको पहले उतार दो। ये मास्टर क्लासेज है, आप किसी और की भी हेल्प करना बेचारे, कईयों के क्लियर नहीं होते ये। अभी आप कैश फ्लो पढ़ोगे ना, तो ये नहीं पढ़ाओ तो घूमते फिरोगे। अभी वो पिछले बैच के बच्चों का कैश फ्लो की क्लास इसीलिए लेनी पड़ी मुझे, उनके कुछ भी फंडामेंटल क्लियर नहीं थे। अब वो कैश फ्लो के क्वेश्चन अपने आप कर रहे हैं, मुझे करानी नहीं पड़ रही। फर्क पड़ता है बहुत। हाँ जी,
अभी थोड़ी देर पहले अपने आज सेकंड मेथड की देखो एंट्री करी, सेकंड मेथड बेचने की एंट्री देखो बड़ी वाली, ये पड़ी, अभी तो मैंने हटाई भी नहीं, देखो ये पड़ी। आप बेचोगे तो सेलिंग प्राइस ऊपर आ जाएगी, वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो आपका 5 है या 7 है वो डेबिट हो जाएगा, मशीन 15 की पूरी क्रेडिट हो जाएगी, बचा हुआ प्रॉफिट लॉस। वो जब जाएगी तो अपना डेप्रिसिएशन साथ में ले जाएगी। अब यदि आपने साल के शुरू में बेच दी तो वो 5 लाख का प्रोविजन वो डेबिट हो जाएगा, एंड में बेची तो 7 लाख का डेबिट होगा, बीच में चलते ईयर में बेची तो 6 लाख पे डेबिट होगा, क्योंकि 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। वो वाली बात उतार लिया ये। अब आप इस सिचुएशन में जरा समझो, वो 15 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, 5 लाख एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अप टू लास्ट ईयर है, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अभी बाहर लगाना बाकी है, और ये लगाओगे तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। P&L में जाएंगे 2 लाख, बैलेंस शीट में प्रोविजन हो जाएगा इस साल को मिला के 7, और असेट बताओगे 15 माइनस 7 8 लाख। देखो इन दिस केस, in this case comma depreciation will be charged for current year। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन अभी चार्ज करना है आपको, एंट्री लिख दो नीचे, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हो गया, 2 लाख रुपए लिख दो सामने। अब पहले तो ये बताओ 2 लाख कैसे आए, 10 लाख कैसे आए, 15 minus 5 और ये 5 क्या था, provision इस साल depreciation को मिला अभी के तक या का इस साल के लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर पिछले साल, इस साल का तो लगाना था अभी, लास्ट ईयर का है ना। और वो 15 लाख क्या था, ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट। ये क्या फिगर खुद नहीं लिखते हैं आप, हमें सोच के बोलना पड़ता है, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि यदि प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में पड़ा है तो असेट ओरिजिनल कॉस्ट में, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन का डायरेक्शन बाहर दिया, इसका मतलब अभी चार्ज ही नहीं हुआ है। अब आपने एंट्री करिए डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन 2 लाख हो गया। अब इस एंट्री के बाद दूसरी एंट्री क्या होगी, P&L में जाएगा तो लिख दो नीचे एक लाइन छोड़ के, P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2 लाख। अब हमें थ्योरी में नहीं लिखना, इसका मतलब 2 लाख का P&L में डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, P&L टू डेप्रिसिएशन 2 लाख हो गया। अब डेप्रिसिएशन का P&L में तो किस्सा खत्म हो गया, बैलेंस शीट के बारे में सोचना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट में हम असेट साइड में प्लांट मशीन इनर कॉलम में 15 लाख माइनस 7 लाख, तो ऐसा करो थ्योरी लिखने की बजाय बनाओ बैलेंस शीट, 2 लाइन की बैलेंस शीट बना लो, ज़्यादा बड़ी मैं नीचे बना देता हूँ, ये अलग से बनाए ताकि आपको थ्योरी नहीं लिखनी पड़ेगी। बैलेंस शीट एज ओन,
गया? और शायद आपको मैंने अब तक बताया हो या नहीं बताया हो, सुन लें वापस, बोला होगा अकाउंटेंसी में प्रोविजन दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रोविजन फॉर लायबिलिटीज, दूसरे होते हैं प्रोविजन अगेंस्ट असेट्स। ये जो प्रोविजन आप बात कर रहे हो, क्या ये लायबिलिटी का प्रोविजन है? दिस इज प्रोविजन अगेंस्ट असेट, और प्रोविजन अगेंस्ट असेट कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड ऑन लायबिलिटी साइड, क्योंकि आपको किसी को चुकाना नहीं है। जरा याद करो तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैसे दिखाते हैं बैलेंस शीट में? सन्डी डेटर्स में से माइनस करके। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डेटर्स में से माइनस करके। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, असेट में से माइनस करके। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, स्टॉक रिजर्व, स्टॉक में से माइनस करके। कभी भूल के भी ये मत बोल देना, कई बच्चे बोलते हैं सर ये प्रोविजन उधर भी तो बता सकते हैं। भाई साहब, ये लायबिलिटी का प्रोविजन नहीं है, ये असेट का प्रोविजन। असेट्स का प्रोविजन असेट में से घटा के ही दिखाया जाता है, लायबिलिटी साइड में नहीं बताया जाता। लायबिलिटी साइड में वो प्रोविजन बताया जाता है जिसका आपको किसी को पेमेंट करना है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर पेंशन, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, ये जो प्रोविजन होते हैं लायबिलिटी साइड में आते हैं। ये गलती मत कर देना, आगे ध्यान रखना, अभी बहुत सारे चैप्टर पढ़ने, क्योंकि जनरली स्कूल्स में बच्चों को सिखा दिया जाता है, टीचर्स बोल देते हैं एक ही बात है, प्रोविजन किधर भी दिखा दो, चाहो तो इधर घटा दो चाहे उधर दिखा दो, गलत सिखाते हैं। असेट का प्रोविजन कभी लायबिलिटी साइड में नहीं बताया जाता, उसको असेट में से माइनस करके ही बताया जाता। हो गया ये आपका तीसरा मामला हो गया। अब चौथा सुनो। एक अकाउंटेंट कहता है साहब ये जो नीचे लाइन है ना, मैं तो इसको दिखाता ही नहीं, हटा दी मैंने, ये देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। और अब इस ट्रायल बैलेंस, समझो इसको क्या मतलब, और बाहर से हटा दिया मैंने। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री हो चुकी, ट्रायल बैलेंस उसके बाद बना है। क्या एंट्री हुई होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट टू, और उस एंट्री का ट्रायल बैलेंस में डबल एंट्री इफेक्ट आ चुका। एंट्री पढ़ो तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। यहां कितने थे पहले? अब 7 हो गए, तो ये 2 वही तो है, और अब बाहर से गायब। अब ये 2 लाख कहां जाएंगे? एक्सपेंस है ना ये तो, अरे भाई डीआर में है तो एक्सपेंस ही तो है। ये 2 कहां जाएंगे? अब P&L में। और बैलेंस शीट में 15 में से 7 माइनस करोगे या 9 माइनस करोगे? इसमें 2 क्यों नहीं जोड़ रहे हो? और ऑलरेडी जुड़े। ये चौथा स्टेज, ठीक है। चारों में से हर एक के लिए तैयार रहना। क्वेश्चन खुद नहीं समझाएगा आपको, आपको शक्ल देख के डिसीजन लेना होगा कि सर ये वाला मामला मेरे क्वेश्चन, और इसी में नहीं, जब तक स्टूडेंट हो तब तक काम आएगा ही। और अभी जब आप बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ोगे तब याद करोगे कि सर ने ओडियारा वहीं बता दिया। उतार लो इसको पहले। हाँ जी, ये 2 से, और यहाँ कितने थे पहले? कितने थे ये? 5 के साथ क्यों हो गए ये? 2 करंट ईयर की एंट्री हो गई, तो ये 7 क्या है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग करंट ईयर। बाहर से तो हट गया डेप्रिसिएशन, अंदर गया तो एंट्री लेके गया होगा ना, तो साथ में 2 इंक्लूड है ऑलरेडी। अब 2 और जोड़ो तो 9 नहीं हो जाएंगे? यही तो बात है।
हो गया। अब इस केस में फाइनली कंक्लूजन, P&L में कितने रुपए जाएंगे? 2 लाख। बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे दोगे? और साथ में 2 ऑलरेडी इंक्लूड है। तो अब नीचे अब तो लाइन लिख दो, बैलेंस शीट तो वो जो अभी बनाई आपने थोड़ी देर पहले यही बनेगी, सेम टू सेम लाइन लिख दो। अब लिख दो, इन दिस केस कॉमा the entry of depreciation of current year has been already passed फुल स्टॉप। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन की एंट्री ऑलरेडी पास हो चुकी। अब आपको आगे लिख दो, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 2 लाख, डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 2 लाख will be charged to P&L account. डेप्रिसिएशन ऑफ क्या लिखा? डेप्रिसिएशन ऑफ रुपीज 2 लाख will be charged to P&L account. फुल स्टॉप। आगे लिखो, this depreciation of rupees 2 lakh is already included in provision for depreciation, of rupees 7 lakh. Therefore, in the balance sheet, comma, plant and machine will be disclosed. Plant and machinery will be disclosed. As per the above balance sheet. ऊपर जो बनाई थी सेम टू सेम वही ये पड़ी सामने, ऐसे ही दिखाया जाएगा। मुद्दे की बात है, साथ में 2 दोबारा मत जोड़ लेना, नो मत कर देना उसको। मेन बात ये है, ऐसे डिस्क्लोज होगा, वही अबव बैलेंस शीट सेम। ये 4 मामले हैं और इनके ट्रायल बैलेंस के हमने अलग अलग स्ट्रक्चर बना के लिए, ताकि आपको क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पता लग जाए कि हम कौन से पॉइंट पे हैं। 4 लेवल होते हैं। लेवल 1 जिसमें ट्रायल बैलेंस में केवल असेट है, डेप्रिसिएशन का इंस्ट्रक्शन ट्रायल के बाहर है। लेवल 2 जिसमें ट्रायल बैलेंस के अंदर असेट भी है, साथ में करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दोनों डेबिट साइड में है। इसका मतलब करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका, केवल उसको P&L में दिखाना है और असेट में ऑलरेडी घट चुका। लेवल 3 ट्रायल बैलेंस में असेट भी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है और इस साल के डेप्रिसिएशन का इंस्ट्रक्शन बाहर है। इसका मतलब इस साल का चार्ज होना बाकी है। वो ट्रायल बैलेंस में जो है वो लास्ट ईयर तक का है, जो 5 लाख था। तो P&L में 2 और बैलेंस शीट में 5 + 2 7 घटा के और 8 10 15 में से, और चौथा ये सामने पड़ा जिसमें आपके ट्रायल बैलेंस में तीनों हैं, प्लांट मशीन भी है, प्रोविजन भी है, डेप्रिसिएशन भी है। और जब डेप्रिसिएशन DR में है तो प्रोविजन CR के अंदर वो अपने आप शामिल है। ये 4 मामले बनते हैं। दिस इज योर एडजस्टमेंट रिगार्डिंग असेट्स। अब आगे थोड़ा सा एक अलग टाइप का टॉपिक ले रहा हूं मैं हट के, जो आपको 4 सब्जेक्ट्स में काम आता है, अकाउंटिंग, एडवांस्ड अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और FN, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चारों जगह काम आता है। ठीक है, उसका हेडिंग डालो, कौन सा टॉपिक हो गया देखो, 15, अब 15वां है, लिखो नंबर 15, 14 हो गया था क्या पहले? चलो लिखो,
बहुत काम आएगा ये। चलो आगे। कन्वर्जन ऑफ रेट ऑफ जीपी। जीपी तो जानते हो, जीपी रेट का, ग्रॉस प्रॉफिट रेट का कन्वर्जन। और कन्वर्जन बोले तो जीपी रेट दो प्रकार की होती है, ऑन सेल्स, ऑन कॉस्ट। और वो जो कॉस्ट हम बोलते हैं वो सीओजीएस ही होती है, पूरा नहीं बोलते, कॉस्ट ही बोलते हैं बस के। अब जो रेट आपको कॉस्ट पे गिवन है और सेल्स पे कन्वर्ट करनी है, जो रेट सेल्स पे गिवन और कॉस्ट पे कन्वर्ट करनी है, इसके अलग अलग तरीके हैं। एक है रटने वाला, याद कर लो, 4-5% या घोट लो उनको, है ना। हाँ, वो 20, 25, 33 रट्टू विद्या है। एक वो तरीका, एक बंदा कहता है सर मेरे को रटने पे विश्वास नहीं है, कारण 4-5% यदि है वो तो याद है, और कल वो एग्जाम में अचानक कोई 22% दे दिया तो, 18% दे दिया तो, 32% दे दिया तो मैं तो फंस गया। अब मेरे को निकालनी तो आती नहीं है, रटी हुई है। रटी हुई तब चल जाती है जब क्वेश्चन में आपका रेट जो जनरली दिया जाता है क्वेश्चन में वही है, तब तो रटा हुआ काम चल जाता है, वरना निकालनी आनी चाहिए। और जीपी रेट को कन्वर्ट करने के तरीके अलग अलग हैं। किसी को एल्जेब्रा पे ज़्यादा भरोसा है, सर मेरे को तो एक्स ज़्यादा अच्छा लगता है, एक्स पे चले जाओ। किसी को लगता है नहीं सर मैं तो 100 मान के चलता हूँ, मेरे तो 100 वाला हिसाब सही है, 100 वाले पे चले जाओ। कोई कहता है सर मुझे तो दोनों ही नहीं, मेरे को तो और कोई टेक्निकल तरीका बताओ, तो आपको कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड होते हैं। इसमें एक बटन होता है MU है, देखो काम में लेते ही नहीं हम कभी, बताएंगे धीरे धीरे, अभी नहीं, सस्पेंस है। MU मोस्टली होता है सब में। MU का फुल फॉर्म होता है मार्कअप, मार्कअप, MARKUP, मार्कअप मार्जिन को ही कहते हैं। ये जो मैंने लिखा है ना, कन्वर्जन ऑफ रेट ऑफ जीपी, इसको मार्कअप रेट कहते हैं। कुछ लोग मार्जिन अंडर बोलते हैं, कुछ लोग मार्कअप कहते हैं, वैसे रियल नाम मार्कअप होता है। मार्जिन की रेट इज ए मार्कअप। इसका भी यूज करेंगे हम, और इसमें भी दोनों कन्वर्ट हो जाते हैं। कॉस्ट पे गिवन है तो सेल्स पे, सेल्स पे गिवन है तो कॉस्ट, और कोई सा भी परसेंटेज ले लो, मर्जी आए, जो 1 से लेके 100 तक, 17, 18, 22, 34, 44, 35, 15, 18, 19, 9, जो मर्जी आए ले लो, चेंज कर देगा ये अपने आप। और वो तो बटन दबाने की देर है, रेट सामने डिस्प्ले कर देगा। सीखते नहीं, लेकिन हम कैलकुलेटर का पूरा यूज़ करते हैं कहाँ हम लोग। आधी बार तो मेमोरी यूज़ करना नहीं जानते, पे पन्ना लेके साइड में लिखते रहते हैं, ये इतने आए फिर घटाएं, M+M- क्यों दिए हुए होते हैं, मेमोरी यूज़ करो। कभी हमें PV फैक्टर निकालने नहीं आते, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, कभी हमें एन्युटी फैक्टर निकालने नहीं आते, कभी हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालनी नहीं आती, कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे निकलती है, कराएंगे वो भी, कोर्स में है आपके, कहीं ना कहीं फिट होगा जाके। अभी हम ये रेट कन्वर्जन मार्जिन रेट के 4 मेथड्स, 3 मेथड बिना कैलकुलेटर वाले, एक मेथड लास्ट में कैलकुलेटर वाला, एक मेथड रट्टे विद्या वाली, बाकी मेथड समझने वाली। ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ रेट ऑफ जीपी में मेथड फर्स्ट, मेथड 1, मेथड 1, टेबल ऑफ रेट कन्वर्जन। रेट कन्वर्जन की टेबल को याद कर लेना।
बना रहे हो? तो भाई आप लोग बना रहे हो इधर? Yes, sir. यस सर। ये 14 नंबर सीरियल कौन सा था, ये बच्चे पूछ रहे हैं। टॉपिक नंबर 14 जो आज पढ़ा हुआ ना। तनिष कुमार, यस सर। 13 नंबर कौन सा हेडिंग था? आप 13 नंबर पढ़ के बताओ पहले। तेरह नंबर है आपकी कॉपी में? कल की क्लास मिस करी होगी या तो नहीं? कल थे क्लास में आप? आपने पूछा ना 14 नंबर कौन सा था? 14 नंबर आज ही लिखवाया आपको। चलो, अब ये रेट चार्ट है। रखने वाली बात कभी कभी फायदे में भी रह जाती है। क्वेश्चन में हमें जो ये रेट चार्ट है उसमें से कोई दे दिया तो हम काहे को 100 और x और उसमें जाएं, रटा हुआ है। क्वेश्चन में स्टूडेंट को एग्जाम में राइट है लिखना है जीपी रेट 20% ऑन सेल्स और 25% ऑन कॉस्ट। जीपी रेट 25% ऑन कॉस्ट और 20% ऑन, ये और करके लिखते ही एग्जामिनर समझ जाएगा, बंदे को मालूम। तो अभी हम यहाँ 5 रेट वो लिख रहे हैं जो ज़्यादातर 99% स्टूडेंट लाइफ में किताबों में आती, एग्जाम में पेपर में आती 99%। दैट इज सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। अब एक बात अच्छे से सुनना, मैं एग्जाम्पल से साबित करूंगा। अभी जीपी रेट कॉस्ट पे जो होती है उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है सेल्स के परसेंटेज के मुकाबले। उसका मैथमेटिकल रीजन, अमाउंट सेल्स की बड़ी होती है या कॉस्ट की? तो सेल्स की अमाउंट बड़ी है तो रेट कम होती है, कॉस्ट की अमाउंट कम होती है तो रेट ज़्यादा होती है। जब भी तो बराबर होंगे ना दोनों। अभी मैं बोर्ड पे फिगर रख दूंगा, देखना। यदि कॉस्ट पे जीपी 20% तो सेल्स पे 16। अब कुछ लोग तो इसको ऐसे लिखते हैं 16 एंड पॉइंट ही, क्योंकि कारण क्या होता है ना, हमारे सामने 0.66 कब तक लिखते रहेंगे, उसकी जगह यूं लिखते हैं। कुछ लोग इसको लिखते हैं और बोलो, जो जीपी कॉस्ट पे 20% होता है वो सेलिंग प्राइस पे 16.67 या 16 एंड 2/3 और 16.67 कैलकुलेटर में करते हो तो कुछ फर्क आता है, बजाय उसके 16.666666 जितने डिजिट लिखते जाओ, 12 डिजिट है, 14 डिजिट है, 10 डिजिट, कैलकुलेटर का पूरी स्क्रीन भर दो 6 से, वो और ज़्यादा एक्यूरेट आएगा। क्योंकि 16.67 से तो राउंड ऑफ हो जाता है और उससे फ़र्क आता है। अभी मैं एग्जांपल लूँगा, आप कहोगे साहब उससे ज़्यादा सही आ रहा है दूसरे वाले से। और एक कुछ लोग कैलकुलेटर बहुत अच्छा वाला ख़रीद तो लेते हैं, जिन लोगों के पास बड़े कैलकुलेटर है उसमें स्लाइड करने के बटन आते हैं ऊपर, यूँ सरकाने के, है ना, कट 5/4 0 A F 4 2 है। अब उसको ये खरीद तो लेते हैं लेकिन हम यूज़ करना ही नहीं जानते। उनको शिफ्टिंग करने के से बहुत फ़र्क पड़ता है कैलकुलेशन। आपको राउंड ऑफ करना है तो वो शिफ्टिंग करनी पड़ती है। जीरो, आपको डेसिमल्स के बाद कितने डिजिट लेने हैं, दशमलव के बाद में 2 4 कितने डिजिट से सरकाओ उसको, वो उतने ही लेगा, आगे लेगा ही नहीं। राउंड फिगर करना है तो उसको ऐप पे लाके छोड़ दो, राउंड फिगर कर देगा अपने आप। 0.66 की जगह 0.67 कर देगा अपने आप, लेकिन हम यूज़ ही नहीं करते। बीच बीच में लेंगे ऐसे, ये बेसिक्स इसीलिए तो चल रहे हैं।
कैलकुलेटर खरीदते हैं कुछ लोग, बहुत अच्छा खरीदते हैं। अभी आप लोगों के ज़्यादातर कैलकुलेटर में ऊपर स्क्रीन के नीचे वो स्लाइडिंग वाले बटन नहीं है, कईयों के स्लाइडिंग वाले होते हैं। जो बड़े कैलकुलेटर आते हैं, जैसे कैशियो का एक सीरीज आता है DJ 120J, डीजे की सीरीज आती है कैशियो में 120J, या सिटीजन में सीरीज आती है 666, 666, 666N, 666T, ऐसे सीरीज आती है। वो करीब 500, 600, 700 रुपये से ऊपर आता है, लेकिन ओरिजिनल आता है और डुप्लीकेट नहीं आता। बाकी जो सिटीजन के छोटी साइज वाले कैलकुलेटर आप खरीदते हो, सिटीजन वाले, वो सारे दिल्ली मेड, और उनके नाम पढ़ोगे ना कभी स्पेलिंग, सिटलीजन, सिल्टीजन, सिटीजन स्पेलिंग नहीं होगी, क्योंकि पायरेसी अलाउ नहीं होती, स्पेलिंग बदल देते हैं लोग। और फैक्ट्री में वो कैलकुलेटर बनता है 20 से 25 रुपये का, बाजार में आके बिकता है 80-100 रुपये का, 4 गुना मार्जिन होता है उसमें। ओरिजिनल कैलकुलेटर जो आएगा डिब्बा पैक, उसमें बाकायदा बैक साइड में मेड इन ताइवान, मेड इन फिलीपींस, मेड इन चाइना ना, ये ओरिजिनल आते हैं। ये ऑरेंज कलर वाला है 555N है, ये ओरिजिनल आता है ये। हाँ, बट इसमें एक प्रॉब्लम है जो बाद में बताऊंगा। इसमें एक प्रॉब्लम है, इसमें आपके GT का फंक्शन नहीं है, और GT बहुत काम आता है। GT इज नॉट गौरव टावर, GT इज ग्रैंड टोटल। हाँ, बहुत काम आता है वो, मैं उस पर आऊँगा बाद में। मेड इन फिलीपींस होगा ये, हाँ ओरिजिनल है ये। कैशियो के सारे ओरिजिनल आते हैं, कैशियो का डुप्लीकेट आता ही नहीं, कोई बनाता ही नहीं। बट कैशियो में भी अलग अलग जनरेशन आती है, उनमें भी कुछ तंग करती है PV फैक्टर निकालने में, और आता ही नहीं है, निकलता ही नहीं है, उसका सर्किट उल्टा होता है। हर कैलकुलेटर के कुछ प्लस माइनस है, लेकिन ये जो बड़े लेवल पे कैलकुलेटर आते हैं, जैसे सिटीजन की 666 सीरीज है, उसमें बहुत मज़े हैं। उसमें जीरो भी 3 होते हैं, 1 0, 2 0, 3 0। आपको 1 लाख लिखना है तो 1 0 0 0 0 0, 10 लाख लिखना है तो 1 और 0 0 को 3 बार दबा दो, वो फिर आदत में आ जाता। लाखों करोड़ों में उसमें पता ही नहीं लगता, फट से टाइप हो, क्योंकि 3-3 जीरो का भी वो बटन आता है नीचे, उसमें होगा 3 0 का, 0 0 0 0 नहीं है नीचे, वो छोटा वाला है नहीं। कैशियो में उसमें तो आता है, DJ सीरीज में तो आने लग गया, थोड़ा बड़ा आता है। अब जो भी हो, देखो कैलकुलेटर खरीदते समय क्या होता है, स्टूडेंट टीचर से कंसल्ट नहीं करता है, सर कौन सा लो। उस समय थोड़ा सा भी वो 5 मिनट बात कर लें तो भैया ये वाला लेना, इसमें सारे फंक्शन। GT, कई ऐसे कैलकुलेटर आते थे पहले जिसमें अंडर रूट का बटन नहीं होता था, और अंडर रूट का बटन नहीं होना सबसे, इसमें नहीं है ना। अब ये बहुत बड़ी आफत है। बाकी तो चीज़ें आप निकाल लो, रूट कौन निकाले, और अंडर रूट निकालना भूल गए। वो छोटी क्लासों में पढ़ा था, 2-2 के जोड़े बना बना के उल्टा चलने से भूल जाते हैं। चलो अभी ये टेबल उतारना स्टार्ट करो। यदि आपके मिक्सिंग हो रही हो, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये रेट कन्वर्जन की फिक्स टेबल है। अब इसमें आपके 5 मामले आ गए। स्टूडेंट लाइफ में जनरली ये 5 ही होते हैं यूजुअल।
ठीक है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैं कर लूँगा डिटेल में, अब लेट हो जाऊँगा आगे।